अध्याय 15 एरेगॉग। गर्मी का मौसम महल के चारों तरफ के मैदान में चुपके से प्रवेश कर चुका था। आसमान और झील दोनों ही नीले रंग के हो गए थे तथा ग्रीन हाउसों में लगे फूल पत्ता गोभी की तरह बड़े होकर खिल गए थे। परंतु महल की खिड़कियों से अब यह नजारा नहीं दिखता था कि हैग्रिड मैदान में घूम रहा है और फैंग उसके पीछे पीछे उछल कूद मचा रहा है। इसलिए हैरी का मन इस नजारे को सही मानने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल बाहर का माहौल भी महल के अंदर के माहौल जैसा कोई खास बेहतर नहीं था, जहाँ चीजें भयानक रूप से गड़बड़ थीं। हैरी और रॉन ने हरमाइनी से मिलने की कोशिश की, परंतु अब मिलने वालों को अस्पताल में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। अस्पताल के दरवाजे की दरार से मैडम पॉम्फ्री ने उन्हें गंभीरता से बताया, हम कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। नहीं, मुझे खेद है। इस बात की पूरी संभावना है कि हमलावर इन लोगों की जान लेने की कोशिश करेगा और इसलिए वो यहाँ पर आ सकता है। डंबलडोर के चले जाने के बाद हॉगवर्ट्स में दहशत अपनी चरम सीमा पर थी। इसलिए सूरज महल की दीवारों को बाहर से तो गरमाता था, परंतु बंद खिड़कियों पर आकर ठहर जाता था। स्कूल में ऐसा एक भी चेहरा नहीं था जो चिंतित या तनावग्रस्त ना हो। यहाँ तक कि जब कोई गलियारे में हंसता था तो उसकी गूंज इतनी तेज और अस्वाभाविक लगती थी कि उस हंसी को जल्दी ही दबा लिया जाता था। हैरी बार बार डंबलडोर के आखिरी शब्दों को दोहराता जा रहा था, मैं इस स्कूल से सचमुच बाहर तभी जाऊंगा जब यहाँ मेरा एक भी वफादार नहीं होगा। मदद मांगने वालों को हॉगवर्ट्स में हमेशा मदद मिलेगी, परंतु इन शब्दों का क्या फायदा? वे किससे मदद मांगे जब सभी उन्हीं की तरह दुविधाग्रस्त और डरे हुए थे। इसके बजाय हैग्रिड का मकड़ियों का इशारा समझना ज्यादा आसान था। समस्या यह थी कि महल में एक भी मकड़ी नहीं बची थी जिसका वे पीछा कर सके। हैरी ने हर तरफ मकड़ियों की तलाश की। रॉन ने भी मन मार कर उसकी मदद की। जाहिर है इस काम में एक बड़ी बाधा यह भी थी कि उन्हें अकेले बाहर घूमने की इजाजत नहीं थी। वे महल में जहां भी जाते थे उन्हें गुरुद्वार के दूसरे विद्यार्थियों के समूह में जाना पड़ता था। उनके अधिकांश सहपाठी खुश थे कि उन्हें टीचर्स एक क्लास से दूसरी क्लास में भेड़ों की तरह हाँक कर सुरक्षित ले जाते थे, परंतु हैरी को इससे बहुत कष्ट होता था। बहरहाल ऐसा लगता था कि दहशत और शंका के इस माहौल में एक विद्यार्थी को बहुत मजा आ रहा था। ड्रेको मैलफॉय स्कूल में चारों तरफ ऐसे अकड़कर चलता था जैसे उसे हेड बॉय बना दिया गया हो। हैरी को यह मालूम नहीं था कि वो इतना खुश क्यों था, जब तक कि डंबलडोर और हैग्रिड के जाने के लगभग 15 दिन बाद उसने जादुई काढ़े की क्लास में मैलफॉय की बातें नहीं सुनी। हैरी मैलफॉय के ठीक पीछे बैठा था जब वो क्रैबो गोयल को आंखें नचा नचा कर कुछ बता रहा था। अपनी आवाज नीचे रखने का कष्ट किए बिना वो बोला, मैं हमेशा सोचता था कि डैडी ही हमें डंबलडोर से मुक्ति दिलाएंगे। मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि उनके हिसाब से डंबलडोर इस स्कूल के अब तक के सबसे बुरे हेडमास्टर हैं। अब शायद हमें कोई अच्छा हेडमास्टर मिल जाएगा, ऐसा हेडमास्टर जो रहस्यमय तहखाने को बंद नहीं करना चाहता होगा। मैगोनिकल ज्यादा समय तक नहीं चलेंगी, वे तो सिर्फ काम चलाऊ व्यवस्था है। स्नेप हैरी के पास से गुजरे, परंतु उन्होंने हरमाइनी की खाली सीट और कढ़ाई को देखकर कोई टिप्पणी नहीं की। मैलफॉय ने जोर से कहा, सर आप हेडमास्टर के पद के लिए आवेदन क्यों नहीं देते? अरे अरे मैलफॉय, स्नेप ने कहा, हालांकि रोकते रोकते भी उनके पतले होठों पर मुस्कान आ गई। प्रोफेसर डंबलडोर को गवर्नर ने सिर्फ बर्खास्त किया है। मैं तो यही कहूंगा कि वे जल्दी हमारे बीच लौट आए। बात तो ठीक है सर, मैलफॉय ने दांत निकालते हुए कहा, परंतु सर अगर आप इस पद के लिए आवेदन करें तो मुझे उम्मीद है कि डैडी का वोट आपको ही मिलेगा। सर मैं डैडी को बता दूंगा कि आप यहाँ के सबसे अच्छे टीचर हैं। स्नेप जब तहखाने में चारों तरफ घूम रहे थे तो उनके चेहरे पर दबी मुस्कान थी। सौभाग्य से उन्होंने सीमस फिनिगन को नहीं देखा, जो अपनी कढ़ाई में उल्टी करने का नाटक कर रहा था। मैं हैरान हूँ कि अब तक बज़ातों ने अपना सामान क्यों नहीं बांधा, मैलफॉय ने आगे कहा। 5 गैलियन की शर्त लगा सकता हूँ कि अगली बार जिस पर भी हमला होगा वो जरूर मरेगा। अफसोस कि वो ग्रेंजर नहीं होगी। उसी समय घंटी बजी, जो बहुत अच्छी बात रही। मैलफॉय के आखिरी शब्द सुनकर रॉन ने अपने स्टूल से उछलकर उस तक पहुंचने की कोशिश की थी, परंतु बैग तथा किताबें बटोरने की हड़बड़ी में इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। जब हैरी और डीन ने उसके हाथ पकड़ लिए तो रॉन गुर्राया, मुझे उसे मजा चखाने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे अपनी छड़ी की भी जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा। जल्दी करो, मुझे तुम लोगों को जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में ले जाना है। स्नेप बेचैनी से खड़े होकर गरजे और वे सब भेड़ों की तरह चल दिए। हैरी, रॉन और डीन सबसे पीछे चल रहे थे। रॉन अब भी अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, परंतु हैरी और डीन के हिसाब से उसे तभी छोड़ना सुरक्षित होगा जब स्नेप उन्हें महल के बाहर ले जाएं और वे सब्जियों के बगीचे के पार ग्रीन हाउस के रास्ते पर पहुंच जाएं। जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास बहुत खामोश थी। अब इसके 2 विद्यार्थी कम हो गए थे, जस्टिन और हरमाइनी। प्रोफेसर स्प्राउट ने उन सबको सूखे अफ्रीकी अंजीरों की कटाई छटाई के काम में लगा दिया।
हैरी जब मुरझाए हुए डंठलों को हाथ में भरकर खाद के ढेर पर रखने गया तो अर्नी मैकमिलन उसके ठीक सामने खड़ा था। अर्नी ने गहरी सांस ली और बहुत औपचारिक ढंग से बोला, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ हैरी कि मुझे अफसोस है जो मैंने कभी तुम पर शक किया। मैं जानता हूँ कि तुम कभी हरमाइनी ग्रेंजर पर हमला नहीं करोगे और मैं अपनी कई सभी बातें के लिए माफी मांगता हूँ। हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। और तो उसने दोस्ती के लिए अपना गोल मटोल हाथ आगे बढ़ाया। हैरी ने उससे हाथ मिला लिया। अर्नी और उसकी मित्र हन्ना भी सूखे अंजीरों के उसी ढेर पर काम करने लगे जिस पर हैरी और रॉन कर रहे थे। अर्नी ने सूखी टहनियों को तोड़ते हुए कहा, वह ड्रेको मैल्फॉय वह इस सब के बारे में कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है ना? मुझे तो यही लगता है कि वह नागशक्ति का वारिस हो सकता है। तुम क्या सोचते हो? तुमने बड़ी समझदारी की बात की है, रॉन बोला, जिसने अर्नी को उतनी ही आसानी से माफ नहीं किया था जितनी आसानी से हैरी ने कर दिया था। अर्नी ने पूछा, हैरी क्या तुम्हें लगता है कि नागशक्ति का वारिस मैल्फॉय है? नहीं, हैरी ने इतनी दृढ़ता से कहा कि अर्नी और हन्ना उसे घूरने लगे। एक सेकंड बाद हैरी को ऐसी चीज दिखी जिसकी वजह से उसने पौधों को कतरने वाली कैंची रॉन के हाथ पर दे मारी। आउच, तुम क्या कर? हैरी इशारा करके जमीन पर कुछ फुट दूर कुछ दिखा रहा था। कई बड़ी मकड़ियां जमीन पर दौड़ती हुई जा रही थी। अरे हाँ, रॉन ने खुश दिखने की नाकामयाब कोशिश की, परंतु हम इस समय उनका पीछा नहीं कर सकते। अर्नी और हन्ना उत्सुकता से सुन रहे थे। हैरी ने मकड़ियों को दूर भागते देखा। ऐसा लग रहा है कि वह अंधेरे जंगल की तरफ जा रही हैं। यह सुनकर रॉन और भी दुखी हो गया। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर स्प्राउट सभी विद्यार्थियों को गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में छोड़ने के लिए ले गईं। हैरी और रॉन बाकी सबसे पीछे रह गए ताकि कोई दूसरा उनकी बात न सुन ले। हैरी ने रॉन से कहा, हमें एक बार फिर अदृश्य चोगे का प्रयोग करना पड़ेगा। हम फैंग को अपने साथ ले चलेंगे। उसे हैग्रिड के साथ जंगल में जाने की आदत है, वो हमारे काम आ सकता है। ठीक है, रॉन ने कहा, जो घबराहट में अपनी छड़ी को उंगलियों में घुमा रहा था। कहीं जंगल में आदम भेड़िए तो नहीं रहते? उसने आगे कहा, जब वे लॉकहार्ट की क्लास में हमेशा की तरह पीछे वाली सीट पर बैठे। इस सवाल का जवाब देना पसंद न करते हुए हैरी ने कहा, वहां पर अच्छी चीजें भी रहती हैं, सेंटोस अच्छे हैं और यूनिकॉर्न भी। रॉन पहले कभी अंधेरे जंगल में नहीं गया था। हैरी वहां सिर्फ एक बार गया था और उसे आशा थी कि उसे दोबारा वहां कभी नहीं जाना पड़ेगा। लॉकहार्ट कमरे में धड़धड़ाते हुए आए और क्लास उनकी तरफ घूमने लगी। स्कूल के बाकी सभी टीचर्स सामान्य से ज्यादा गंभीर थे, परंतु लॉकहार्ट का चेहरा बहुत खुश नजर आ रहा था। वे चारों तरफ देखकर मुस्कान बिखेरते हुए बोले, चलो अब अपने मुंह ठीक करो, इस तरह मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? विद्यार्थियों ने एक दूसरे की तरफ उत्तेजित होकर देखा, परंतु किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या तुम लोगों के यह समझ में नहीं आ रहा है? लॉकहार्ट धीमे धीमे बोले, जैसे उन लोगों की समझने की शक्ति कमजोर हो, कि अब खतरा टल चुका है। अपराधी को पकड़कर दूर भेज दिया गया है। कौन कहता है? डीन थॉमस ने कहा। मेरे प्यारे बच्चे, जादू मंत्री कभी हैग्रिड को पकड़कर नहीं ले गए होते अगर उन्हें यह 100% विश्वास नहीं होता कि दोषी कौन है। लॉकहार्ट ने इस तरह से समझाया जैसे वह समझा रहे हो कि 1 और 1 2 होते हैं। रॉन डीन से भी थोड़ी ज्यादा जोर से बोला, नहीं, वे फिर भी उसे पकड़कर ले जाते। इस पर लॉकहार्ट ने गर्व से कहा, वीजली, मैं खुद को दाद देता हूँ कि मैं हैग्रिड की गिरफ्तारी के बारे में तुमसे थोड़ा ज्यादा जानता हूँ। रॉन कहने ही वाला था कि ऐसी बात नहीं है, परंतु वो बोलते बोलते रुक गया क्योंकि हैरी ने उसे टेबल के नीचे से कसकर लात मार दी थी। हैरी बुदबुदाया, याद रखना हम वहां पर नहीं थे। परंतु लॉकहार्ट की बेहुदा खुशी उसे भी नागवार गुजरी। जब लॉकहार्ट ने कहा कि वे हमेशा से जानते थे कि हैग्रिड भला आदमी नहीं है और उन्हें विश्वास है कि अब सारा मामला खत्म हो चुका है, तो इससे हैरी चिढ़ गया। उसका मन हुआ कि वो पिशाचों के साथ भटकना किताब उठाकर लॉकहार्ट के मूर्खतापूर्ण चेहरे पर दे मारे। इसके बजाय उसने खुद को संतुष्ट करने के लिए कागज पर रॉन को लिखकर यह दिखाया, हम यह काम आज रात को ही करेंगे। रॉन ने संदेश पढ़ा, थूक निकला और कनखियों से बगल वाली खाली सीट की तरफ देखा जहां आमतौर पर हरमाइनी बैठती थी। यह देखकर उसका संकल्प दृढ़ हो गया और उसने सहमति से सिर हिला दिया। इन दिनों गुरुद्वार के हॉल में बहुत भीड़ रहती थी क्योंकि 6 बजे के बाद गुरुद्वार के विद्यार्थी कहीं नहीं जा सकते थे। उनके पास बातें करने के लिए मसाला भी बहुत रहता था, जिस वजह से हॉल अक्सर आधी रात के बाद तक खाली नहीं होता था। डिनर के ठीक बाद हैरी संदूक से अपना अदृश्य चोगा निकालने के लिए गया और काफी देर तक उसी पर बैठा रहा। वह हॉल के खाली होने का इंतजार कर रहा था। फ्रेड और जॉर्ज ने हैरी तथा रॉन को एक्सप्लोडिंग स्नैप खेलने की चुनौती दी। जहां आमतौर पर हरमाइनी बैठा करती थी, वहां पर आज जिनी मायूस सी बैठी थी और उन्हें खेलते हुए देख रही थी। खेल जल्दी ही खत्म होने की कोशिश में हैरी और रॉन जानबूझकर हारते रहे, परंतु इसके बाद भी जब अंततः फ्रेड और जॉर्ज और जिनी वहां से गए तो रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी।
हैरी और रॉन ने 2 कमरों के दरवाजे बंद होने की आवाजों का इंतजार किया। इसके बाद उन्होंने चोगा निकाला, ओढ़ा और तस्वीर के छेद में से बाहर निकल गए। सभी टीचर्स को चकमा देते हुए एक बार फिर उन्होंने महल के बाहर जाने वाली मुश्किल यात्रा की। आखिरकार वे प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने बलूत की लकड़ी के दरवाजे पर लगी सांकल खोली और बाहर निकले। इस दौरान उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह की आवाज न हो। अब वे चांदनी में नहाए मैदान में आ चुके थे। जब वे अंधेरे में काली दिख रही घास के मैदान के पार कदम बढ़ा रहे थे तो रॉन अचानक बोला, देखो, यह भी तो हो सकता है कि हम जंगल में तो पहुंच जाए परंतु वहां पीछा करने के लिए हमें मकड़ियां ही ना मिले। हो सकता है हमने जो मकड़ियां देखी थी वे वहां नहीं जा रही हों। मैं जानता हूं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे उसी दिशा में जा रही थी, परंतु उसकी आवाज आशा भरे स्वर में खत्म हो गई। वे हैग्रिड के घर के सामने पहुंच गए, जिसकी अंधेरे में डूबी खिड़कियों की वजह से वहां का माहौल बड़ा उदास दिख रहा था। जब हैरी ने धक्का देकर दरवाजा खोला तो उन्हें देखकर फैंग खुशी से पागल हो गया। उन लोगों को यह चिंता सताने लगी कि कहीं फैंग अपनी तेज और गूंजने वाली आवाज से महल में सोने वाले हर व्यक्ति को जगा न दे। इसलिए उन्होंने जल्दी से मेंटल पीस पर रखे डिब्बे से ट्रिकल ट्रॉफी निकालकर फैंग को खिला दी, जिससे उसके दांत चिपक गए। हैरी ने अदृश्य चोगा हैग्रिड की टेबल पर ही छोड़ दिया। गहरे अंधेरे जंगल में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। चलो फैंग, हम घूमने चलते हैं, हैरी ने उसका पैर थपथपाते हुए कहा। यह सुनकर फैंग खुश होकर घर से बाहर निकला और उनके पीछे पीछे चल दिया। वह जंगल के कोने तक दौड़ कर गया और उसने अंजीर के बड़े पेड़ के पास जाकर अपना पैर उठा दिया। हैरी छड़ी निकालकर बुदबुदाया, प्रकाशित भव। छड़ी के सिरे पर हल्की सी रोशनी हो गई, सिर्फ इतनी कि वे चल रही मकड़ियों को देख सकें। रॉन बोला, तुम्हारे दिमाग में बहुत बढ़िया विचार आया। मैं भी अपनी छड़ी से रोशनी कर लेता, परंतु तुम जानते हो या तो यह इससे फट जाएगी या ऐसी कोई और दुर्घटना हो जाएगी। हैरी ने रॉन का कंधा थपथपाया और घास की तरफ इशारा किया। 2 मकड़ियां छड़ी की रोशनी से दूर होती हुई पेड़ों की छाया में जा रही थीं। ठीक है, रॉन ने आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी भी बुरे से बुरे घटना के लिए खुद को तैयार कर लिया था। मैं तैयार हूँ, चलो चलें। जब वे जंगल में दाखिल हुए तो फैंग उनके चारों तरफ मंडराते हुए पेड़ की जड़ें और पत्तियां सूंघता हुआ चलने लगा। हैरी की छड़ी की रोशनी के सहारे उन्होंने मकड़ियों का पीछा किया जो पगडंडी पर ही चल रही थीं। वे लगभग 20 मिनट तक बिना बोले चलते रहे और टूटती टहनियों तथा खरखराती पत्तियों के अलावा दूसरी आवाजें सुनने की कोशिश करते रहे। फिर जब पेड़ इतने ज्यादा घने हो गए कि आसमान के सितारे नजर आना बंद हो गए तो अंधेरे के समुद्र में सिर्फ हैरी की छड़ी चमक रही थी। तब उन्होंने देखा कि मकड़ियां पगडंडी को छोड़ रही थीं। हैरी ठहरा। उसने यह देखने की कोशिश की कि मकड़ियां कहाँ जा रही थीं, परंतु उसकी रोशनी के छोटे से दायरे के बाहर की हर चीज गहरे अंधेरे में डूबी थी। वह पहले कभी जंगल में इतनी गहराई तक नहीं गया था। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वह पिछली बार यहाँ आया था तो हैग्रिड ने उसे सलाह दी थी कि वह जंगल में जाते समय पगडंडी न छोड़े, परंतु अब हैग्रिड मीलों दूर था, शायद अज़्काबान जेल की किसी काल कोठरी में, और उसी ने तो उनकी मकड़ियों का पीछा करने को कहा था। किसी नम चीज ने हैरी का हाथ छुआ, जिससे वो पीछे की तरफ उछल पड़ा। इससे रॉन का पैर दबकर चकनाचूर सा हो गया। हैरी ने देखा कि वह नम चीज कुछ और नहीं बल्कि फैंग की नाक थी। तुम क्या कहते हो? हैरी ने रॉन से पूछा, जिसकी आंखें उसे छड़ी की रोशनी में दिख रही थी। रॉन बोला, हम इतनी दूर तक तो आ ही गए हैं। इसलिए वे पेड़ों के बीच में से जा रही मकड़ियों की छायाओं के पीछे पीछे चल दिए। वे अब बहुत तेजी से नहीं चल सकते थे क्योंकि रास्ते में पेड़ों की जड़ें और ठूंठ आ रहे थे जो घुप अंधेरे में मुश्किल से नजर आते थे। हैरी को अपने हाथ पर फैंग की नर्म सांस महसूस हो रही थी। वे कई बार रुके ताकि हैरी नीचे झुककर छड़ी की रोशनी में मकड़ियों को खोज सके। वे काफी देर तक चलते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वे आधे घंटे तक चले हों। उनके दुशाले नीचे झुकी शाखाओं और कांटेदार झाड़ियों में उलझ रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जमीन पर नीचे की तरफ ढलान शुरू हो गई थी, हालांकि पेड़ अब भी उतने ही घने थे। तभी फैंग अचानक जोर से भौंका। उसकी आवाज इतनी तेजी से गूंजी कि हैरी और रॉन दोनों ही उछल पड़े। क्या है? रॉन ने घुप अंधेरे में चारों तरफ देखते हुए तेजी से कहा और हैरी की कोहनी कसकर पकड़ ली। हैरी बोला, वहां कोई चीज हिल रही है, सुनो, ऐसा लगता है कोई बड़ी चीज है। उन्होंने सुनने की कोशिश की। उनकी दाईं तरफ थोड़ी दूर कोई बड़ी चीज पेड़ों के बीच से निकलने का रास्ता बनाते हुए टहनियां तोड़ रही थी। अरे नहीं, रॉन बोला, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे चुप रहो, हैरी ने उत्तेजित होकर कहा। वो तुम्हारी आवाज सुन लेगा। रॉन असामान्य रूप से तेज आवाज में बोला, मेरी आवाज? उसने पहले ही फैंग की आवाज सुन ली होगी।
जब वे दहशत में खड़े होकर इंतजार करते रहे तो अंधेरा जंगल उनकी आंखों की पुतलियों पर दबाव डालने लगा। एक अजीब सी घरघराहट की आवाज उनके कानों में पड़ी और फिर खामोशी छा गई। हैरी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा होगा? रॉन ने जवाब दिया, शायद हमला करने की तैयारी। कांपते हुए, हिलने तक से डरते हुए वे इंतजार करते रहे। हैरी फुसफुसाया, तुम्हें क्या लगता है वो चला गया है? पता नहीं। तभी उनकी दाईं तरफ अचानक रोशनी का विस्फोट सा हुआ। यह रोशनी अंधेरे में इतनी तेजी से चमक रही थी कि दोनों ने अपनी आंखों को चौंधियाने से बचाने के लिए उन पर हाथ रख लिए। फैंग किकियाने लगा और उसने भागने की कोशिश की, परंतु इस प्रयास में वो कांटों भरी एक झाड़ी में जा गिरा और पहले से भी ज्यादा तेजी से किकियाने लगा। हैरी! रॉन चिल्लाया। उसकी आवाज अब राहत से भरी थी। हैरी, यह तो हमारी कार है। क्या? देखो तो सही। हैरी रॉन के पीछे पीछे लड़खड़ाता हुआ रोशनी की दिशा में गया। वे दोनों गिरते पड़ते हुए चलते रहे और एक पल बाद एक खुली जगह पर पहुंच गए। मिस्टर वीजली की कार वहां पर मोटे वृक्षों के घेरे के बीच खड़ी थी। पेड़ों की घनी शाखाओं की छत के नीचे खड़ी इस कार की हेडलाइट्स जल रही थी। जब रॉन मुंह खोले उसकी तरफ बढ़ा तो कार धीमे से उसकी तरफ आगे बढ़ी, ठीक उसी तरह जैसे कोई बड़ा कुत्ता अपने मालिक का स्वागत करता है। यह पूरी समय यहीं पर थी। रॉन खुशी से कार के चारों तरफ घूमते हुए बोला, इसकी तरफ देखो, जंगल ने इसका क्या हाल कर डाला है। कार पर चारों तरफ खरोचों और कीचड़ के निशान थे। यह स्पष्ट था कि इस दौरान कार अपनी मर्जी से जंगल में चारों तरफ घूमती रही थी। फैंग कार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वह हैरी से चिपककर खड़ा था और कांपता रहा। हैरी की सांस दोबारा सामान्य गति से चलने लगी और उसने अपनी छड़ी वापस अपने दुशाले में रख ली। और हम सोच रहे थे कि यह हम पर हमला करने वाली है। रॉन ने कार पर टिकते हुए और उसे थपथपाते हुए कहा, मैं यही सोच रहा था कि यह न जाने कहाँ चली गई। हैरी ने रोशनी से नहाई जमीन पर चारों तरफ मकड़ियों की तलाश की, परंतु वे सब हेडलाइट की रोशनी में दूर चली गई थीं। उसने कहा, हम जिन मकड़ियों का पीछा कर रहे थे वे अब दूर चली गई हैं। चलो चलकर उन्हें खोजते हैं। रॉन कुछ नहीं बोला। वह हिला तक नहीं। उसकी आंखें हैरी के ठीक पीछे जमीन से 10 फुट ऊपर किसी चीज पर जमी थी और उसका चेहरा दहशत के मारे काला पड़ गया था। हैरी को पलटने तक का समय नहीं मिला। एक जोरदार खटखट की आवाज हुई और उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी लंबी और बालों वाली चीज ने उसे कमर से पकड़कर जमीन से ऊपर उठा लिया। अब वह उल्टा लटक रहा था और उसका सिर नीचे की तरफ था। वह संघर्ष करने लगा, परंतु तभी खटपट की और आवाज सुनकर वह आतंकित हो गया। उसने देखा कि अब रॉन के पैर भी हवा में झूल रहे थे। फिर फैंग के बिसूरने और गुर्राने की आवाजें आई। अगले पल उन लोगों को तेजी से अंधेरे वृक्षों के बीच से ले जाया जा रहा था। हैरी ने हवा में झूल रहे सिर से देखा कि जिसने उसे पकड़ा था वो अपने 6 लंबे बालों वाले पैर से चल रहा था। उसके मुंह की जगह पर चमकती ब्लेड जैसी 2 काली चिमटियां थी और उसने अपने अगले 2 पैरों से हैरी को कसकर पकड़ रखा था। अपने पीछे उसे एक और जीव की आवाज सुनाई दे रही थी जो निस्संदेह रॉन को ला रहा था। वे जंगल के बीचों बीच चल दिए। हैरी सुन सकता था कि फैंग तीसरे भयानक जीव से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करते हुए चीख रहा था, परंतु हैरी चाह कर भी नहीं चीख सकता था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आवाज कार के पास ही छोड़ आया था। हैरी को यह नहीं मालूम था कि वह कितनी देर तक उस जीव के शिकंजे में रहा। उसे तो सिर्फ इतना मालूम था कि अंधेरा अचानक कम हो गया। वह देख सकता था कि पत्तियों से भरी धरती अब मकड़ियों से भरी थी। उसने अपनी गर्दन तिरछी की और उसे एहसास हुआ कि वह एक बड़ी घाटी के किनारे पर पहुंच गया था। इस घाटी के पेड़ साफ कर दिए गए थे, इसलिए अब उसे सितारे दिख रहे थे और उसकी आंखों के सामने इतना ज्यादा भयानक दृश्य था जितना उसने आज तक नहीं देखा था। मकड़ियां, छोटी मकड़ियां नहीं जो नीचे पत्तियों पर चल रही थी, बल्कि घोड़े के आकार की 8 आंखों और 8 पैरों वाली काली बालों वाली दैत्यकार मकड़ियां। हैरी को ले जाने वाली भीमकाय मकड़ी अब ढलान पर नीचे की तरफ जा रही थी। वह उसे घाटी के ठीक बीच में गुंबद के आकार वाले एक धुंधले जाले की तरफ ले जा रही थी। उसके साथी उसे चारों तरफ से घेर रहे थे और उसके वजनी शिकार को देखकर रोमांचित स्वर में अपनी चिमटियों से खटखट कर रहे थे। जब मकड़ी ने हैरी को छोड़ा तो वह हाथ पैर के बल जमीन पर गिरा। रॉन और फैंग भी उसके पास आ गिरे। फैंग अब बिल्कुल भी नहीं चीख रहा था, बल्कि अपनी जगह पर चुपचाप दुबका हुआ था। रॉन का हाल भी हैरी की तरह ही था। उसका मुंह खामोश चीख की मुद्रा में फैला था और उसकी आंखें बाहर निकली पड़ रही थी। अचानक हैरी को यह एहसास हुआ कि जिस मकड़ी ने उसे गिराया था वह कुछ कह रही थी। वह क्या कह रही थी यह समझना मुश्किल था, क्योंकि वह हर शब्द बोलने के साथ अपनी चिमटियों से खटखट कर रही थी। एरेगॉग, उसने आवाज दी, एरेगॉग। और गुंबद के आकार वाले धुंधले जाले के बीच से छोटे हाथी जैसा एक बड़ा मकड़ा बहुत धीमे धीमे चलकर सामने आया। उसके काले शरीर और पैरों पर सफेद धब्बे थे और उसके चिमटियों वाले बदसूरत सिर में लगी आंखें दूध की तरह सफेद थी। वह अंधा था। क्या है?
उसने अपनी चिमटियों से तेजी से खटखट करते हुए पूछा। इंसान, हैरी को पकड़ने वाली मकड़ी ने चिमटियां बजाते हुए कहा। क्या हैग्रिड है? एरेगॉग ने पास आते हुए पूछा। उसकी 8 दूधियां आंखें इधर उधर भटक रही थी। अजनबी है, रॉन को लाने वाली मकड़ी ने जवाब दिया। उन्हें मार डालो, एरेगॉग ने चिड़चिड़े स्वर में कहा। मैं सो रहा था। हम हैग्रिड के दोस्त हैं, हैरी चिल्लाया। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकलकर उसके गले में धड़कने लगा था। घाटी में चारों तरफ मकड़ियों की चिमटियों की आवाज आने लगी। खटखट खटखट खटखट। एरेगॉग ठहरा। वह धीमे से बोला, हैग्रिड ने पहले कभी इंसानों को यहाँ नहीं भेजा। हैरी ने बहुत तेजी से सांस लेते हुए कहा। हैग्रिड मुश्किल में है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। मुश्किल में? बूढ़े मकड़े ने कहा, और हैरी को लगा कि उसकी चिमटियों की खटपट के बीच से चिंता का भाव भी छुपा था। परंतु उसने तुम्हें क्यों भेजा? हैरी ने खड़े होने के बारे में सोचा, परंतु इरादा बदल दिया। उसे विश्वास नहीं था कि उसके पैर उसे सहारा दे पाएंगे, इसलिए वह जमीन पर पड़े पड़े ही यथासंभव शांत स्वर में बोला। स्कूल के लोग सोचते हैं कि हैग्रिड विद्यार्थियों पर कोई भयानक जानवर छोड़ रहा है, इसलिए उसे पकड़कर अज़्काबान जेल भेज दिया गया है। एरेगॉग ने अपनी चिमटियों से बेतहाशा खटखट की और घाटी में चारों तरफ जमा मकड़ियों ने उसे दोहराया। ऐसा लग रहा था जैसे तालियां बज रही हों। फर्क सिर्फ इतना था कि तालियां बजाने में से आमतौर पर हैरी डर के मारे जम नहीं जाता था। एरेगॉग ने सोचते हुए कहा, परंतु वह तो बरसों पहले की बात है, बरसों पहले की। मुझे अच्छी तरह याद है, इसलिए उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया था। उन्हें यकीन था कि मैं ही वो भयानक जानवर था जो वहां रहता है, जिसे लोग रहस्यमयी तहखाना कहते हैं। वे सोचते थे कि हैग्रिड ने तहखाना खोल दिया था और मुझे आजाद कर दिया था। और तुम रहस्यमयी तहखाने वाले भयानक जानवर नहीं हो? हैरी ने कहा, जिसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। मैं? एरेगॉग गुस्से में बोला। मैं महल में पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं दूर देश से आया हूँ। जब मैं अंडे में था तब एक मुसाफिर मुझे हैग्रिड को दे गया था। हैग्रिड तब छोटा था, परंतु उसने मेरा ध्यान रखा, मुझे महल में एक अलमारी में छिपा कर रखा, मुझे बचा कुचा भोजन खिलाया। हैग्रिड मेरा अच्छा दोस्त है और एक अच्छा इंसान भी। जब मेरा भेद खुला तो मुझ पर लड़की की हत्या का दोष मढ़ा गया, तब उसने मेरी रक्षा की। मैं तब से इसी जंगल में यहाँ रह रहा हूँ। हैग्रिड अब भी मुझसे मिलने आता रहता है। उसने मेरे लिए एक पत्नी मोज़ाक भी खोजी थी, और तुम देख सकते हो कि हमारा परिवार कितना फल फूल गया है, और यह सब हैग्रिड की दयालुता की वजह से हुआ है। हैरी ने अपने बचे हुए साहस को बटोरा। तो तुमने कभी किसी पर हमला नहीं किया? कभी नहीं, बूढ़े मकड़े ने टूटती आवाज में कहा। यह मेरा स्वभाव हो सकता है, परंतु हैग्रिड के प्रति सम्मान दिखाते हुए मैंने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो लड़की मरी थी उसकी लाश बाथरूम में मिली थी। मैं जिस अलमारी में बड़ा हुआ था उसके सिवाय मैंने कभी महल का कोई और हिस्सा नहीं देखा। हम लोग अंधेरे और शांति को पसंद करने वाले जीव हैं। परंतु फिर क्या तुम जानते हो कि उस लड़की को किसने मारा? हैरी ने कहा, क्योंकि वह जो भी है अब वापस आ चुका है और एक बार फिर लोगों पर हमला कर रहा है। उसके शब्द कई लंबे पैरों की खटखट और सरसर में डूब गए, जो गुस्से से जगह बदल रहे थे। उसके चारों तरफ बड़ी काली मकड़ियां बेचैनी से इधर उधर हो रही थीं। एरेगॉग बोला, महल में रहने वाली चीज एक बहुत प्राचीन जानवर है, जिससे हम मकड़ियां सबसे ज्यादा डरती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मुझे उस जानवर के स्कूल में घूमने का एहसास हुआ था तो मैंने हैग्रिड से आग्रह किया था कि वो मुझे वहां से दूर भेज दे। हैरी ने बेचैनी से पूछा, उसका नाम क्या है? और जोरदार खटखट और ज्यादा सरसर। मकड़ियां अब घेरे को संकरा कर रही थी। एरेगॉग ने गुस्से से कहा, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम उसका नाम तक नहीं लेते हैं। मैंने हैग्रिड को भी कभी उस भयानक जानवर का नाम नहीं बताया, हालांकि उसने मुझसे कई बार पूछा था। हैरी इस विषय पर दबाव नहीं डालना चाहता था, कम से कम इस हालत में तो कभी नहीं जब मकड़ियां चारों तरफ से पास आती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एरेगॉग बातें करते करते थक गया था। वो अपने गुंबद के आकार वाले जाले में धीरे धीरे वापस जाने लगा, परंतु उसकी साथी मकड़ियां हैरी और रॉन की तरफ लगातार आगे बढ़ती रहीं। अच्छा, तो अब हम जाना चाहते हैं, हैरी ने हताश होने के बावजूद हिम्मत करते हुए एरेगॉग से कहा। उसे अपने पीछे से पत्तियों के खरखराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जाना? जाओगे कैसे? एरेगॉग ने धीमे धीमे कहा। परंतु
परंतु मेरे बेटे बेटियां मेरे आदेश पर हैग्रिड को नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु जब जिंदा गोश्त खुद चलकर अपनी इच्छा से हमारे बीच आए तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता। अलविदा हैग्रिड के दोस्तों। हैरी ने पलटकर देखा। उसने देखा कि उससे कुछ फुट दूर मकड़ियों की ऊंची ठोस दीवार थी। वे अपने काले बदसूरत सिरों में चमकती बहुत सी आंखों से देखते हुए अपनी चिमटियां खटखटा रही थी। जब हैरी ने अपनी छड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो वह जानता था कि लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। मकड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, परंतु फिर भी उसने खड़े होने की कोशिश की। उसने संकल्प किया कि वो अगर मरेगा तो संघर्ष करने के बाद ही मरेगा। तभी एक तेज और लंबी आवाज गूंजी तथा घाटी रोशनी में नहा गई। मिस्टर वीजली की कार ढलान पर गरजती हुई चली आ रही थी। उसकी हेडलाइट जल रही थी, हॉर्न बज रहा था और यह मकड़ियों को टक्कर मारकर दूर हटा रही थी। कुछ मकड़ियां अपनी पीठ के बल गिर गईं। उनके बहुत से पैर हवा में उठे हुए थे। कार हैरी तथा रॉन के सामने आकर रुक गई और दरवाजे खुल गए। फैंक को बैठाओ, हैरी कूदकर अगली सीट में बैठते हुए चिल्लाया। रॉन ने किकियाते फैंक को कमर से पकड़कर कार की पीछे वाली सीट पर फेंक दिया। दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। रॉन ने एक्सीलरेटर को छुआ तक नहीं, परंतु कार को उसकी जरूरत भी नहीं थी। इंजन गरजा और कार कई मकड़ियों को टक्कर मारकर गिराती हुई चल पड़ी। वे तेजी से ढलान की चढ़ाई पर चढ़े और घाटी से बाहर निकले। जल्दी ही वे जंगल से धड़धड़ाते हुए गुजर रहे थे। पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों से टकरा रही थी, परंतु कार खाली जगह में से कुशलता से अपना रास्ता बनाती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाने पहचाने रास्ते पर चल रही हो। हैरी ने कनखियों से रॉन को देखा। उसका मुंह अब भी एक खामोश चीख में खुला हुआ था, परंतु उसकी आंखें अब बाहर नहीं निकल रही थी। तुम ठीक तो हो? रॉन सामने की तरफ घूरता रहा। वो बोल नहीं पा रहा था। वे नीचे झुकी झाड़ियों को चीर कर चलते रहे। फैंग पिछली सीट पर जोर से भौंक रहा था। इसके बाद हैरी ने देखा कि जब वे बलूत के एक पेड़ से टकराते हुए गुजरे तो खिड़की के बाहर लगा आईना टूट गया। शोर भरे तूफानी 10 मिनटों के बाद पेड़ कम घने होने लगे और हैरी को दोबारा आसमान की झलक दिखने लगी। कार इतने झटके से रुकी कि वे लगभग विंड स्क्रीन से टकरा गए। वे जंगल के किनारे पर पहुंच चुके थे। बाहर कूदने की हड़बड़ी में फैंक खिड़की से टकरा गया और जब हैरी ने दरवाजा खोला तो फैंक पेड़ों के बीच से लपकता हुआ हैग्रिड के घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी पूंछ उसके पैरों के बीच में दुबकी हुई थी। हैरी भी बाहर निकल आया। रॉन के पैरों में ताकत आने में लगभग 1 मिनट का समय लगा। इसके बाद वो भी बाहर निकल आया। अब भी उसकी गर्दन सख्त थी और वो घूर रहा था। हैरी ने कृतज्ञता के भाव से कार को सहलाया। इसके बाद कार पलटकर जंगल की तरफ चल पड़ी और उनकी नजरों से ओझल हो गई। अपना अदृश्य चोगा लाने के लिए हैरी हैग्रिड के घर के अंदर गया। फैंग अपनी बास्केट में कंबल के नीचे छुपकर कांप रहा था। जब हैरी बाहर लौटा तो उसने देखा कि रॉन कद्दू की बेलों के बीच में उल्टी कर रहा था। मकड़ियों का पीछा करो, उसने अपना मुंह आस्तीन में पोंछते हुए धीमे से कहा। मैं हैग्रिड को कभी माफ नहीं करूंगा। हमारी किस्मत अच्छी है जो हम अब तक जिंदा हैं। हैरी बोला, मुझे लगता है उसने सोचा होगा कि एरेगॉग उसके दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हैग्रिड के साथ यही तो समस्या है, रॉन हैग्रिड के घर की दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला। वह हमेशा सोचता है कि भयानक जानवर उतने बुरे नहीं है जितना कि उन्हें माना जाता है। देखो इसी कारण वो कहाँ पहुंच गया है, अज़्काबान जेल की काल कोठरी में। अब रॉन बुरी तरह कांप रहा था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमें वहां भेजने से क्या फायदा हुआ, हमें वहां क्या मालूम चला। यही कि हैग्रिड ने रहस्यमय तहखाना नहीं खोला था, हैरी ने कहा। फिर उसने रॉन के ऊपर चोगा डाला और उसका हाथ खींचा ताकि वो चलना शुरू करे। हैग्रिड निर्दोष है। रॉन जोर से फुफकारने लगा। जाहिर है उसके हिसाब से एरेगॉग को अलमारी में पालना निर्दोष की श्रेणी में नहीं आता था। जब महल करीब आया तो हैरी ने अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि उनके पैर चोगे में छुपे हुए थे। फिर उन्होंने चरमराने वाले अगले दरवाजे को धक्का देकर थोड़ा सा खोला। वे सावधानी से प्रवेश हॉल के पार जाते हुए संगमरमर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। जब वे उन सीढ़ियों के पास से गुजरे जहां चौकन्ने पहरेदार पहरा दे रहे थे तो वे अपनी सांस रोककर चले। आखिरकार वे गुरुद्वार के हॉल में सुरक्षित पहुंच गए जहां आग अब सुलगती राख में बदल चुकी थी। उन्होंने चोगा उतारा और अपने कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। कपड़े बदलने का कष्ट किए बगैर रॉन अपने बिस्तर पर लुढ़क गया। बहरहाल हैरी को ज्यादा नींद नहीं आ रही थी। वो पलंग के सिरहाने पर बैठकर एरेगॉग की कही हर बात पर देर तक विचार करता रहा। हैरी ने सोचा कि महल में छुपा हुआ जीव एक तरीके से जानवरों का वोल्डेमॉर्ट है। दूसरे भयानक जानवर उसका नाम नहीं लेना चाहते, परंतु उसे और रॉन को यह पता नहीं चल पाया कि वह भयानक जानवर कौन है या वह अपने शिकारों को किस तरह बेजान करता है। हैग्रिड को भी यह नहीं मालूम था कि रहस्यमय तहखाने में कौन सा भयानक जानवर है। हैरी ने अपने पैर बिस्तर पर रखे और तकिए से टिक गया।
वह टावर की खिड़की से चमकते हुए चांद को देख रहा था। उसे यह नहीं सोच रहा था कि अब क्या किया जा सकता है। वे जिस रास्ते पर भी गए थे वह बंद मिला था। रिडल ने गलत आदमी को पकड़ लिया था। नागशक्ति का वारिस बच निकला था और किसी को भी यह नहीं मालूम था कि इस बार जो व्यक्ति रहस्यमय तहखाना खोल रहा था वह वही व्यक्ति है या नहीं जिसे पिछली बार उसे खोला था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे यह पूछा जा सके। हैरी लेट गया। वह अब भी एरेगॉग की कई बातों के बारे में सोच रहा था। वह आधी नींद में पहुंच गया कि तभी उसके मन में एक विचार आया। वह जानता था कि यह उनकी आखिरी उम्मीद थी, इसलिए वह सीधे तनकर बैठ गया। रॉन, हैरी ने अंधेरे में फुसफुसाया। रॉन। रॉन फैन की तरह किकियाते हुए जागा। चारों तरफ बौखलाकर घूरने के बाद उसने हैरी को देखा। कोने से आ रहे नेविल के तेज खर्राटों को नजरअंदाज करते हुए हैरी बोला, रॉन, वो लड़की जो मरी थी, एरेगॉग ने कहा था कि वो बाथरूम में मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कभी बाथरूम छोड़ा ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अब भी वहीं रह रही हो? रॉन ने अपनी आंखें मली और चांदनी में त्योरियां चढ़ाई और फिर वो समझ गया। तुम्हें यह तो नहीं लगता कहीं वह मायूस मीना तो नहीं?